नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश। और आज आप जानते हैं कि हम ये जो नीचे लिखा है वही हमारा आज का टॉपिक है। जो हम डिटेल में समझेंगे वो है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है, उसके नियम क्या हैं। हम जानते हैं प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों में जब आता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या ये कोई नियम ये फॉलो करता है? हाँ, नियम फॉलो करता है। वो नियम क्या है, वो चलिए बुक खोल के समझते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के नियम समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि एक मेज या हम एक कोई बेस बनाते हैं। हमारा ड्राइंग बोर्ड भी हो सकता है, सफेद कागज उस पर बिछा के हम उसको एक बेस बना सकते हैं। और तो मीन्स एक हमें बेस बनाना है और उस पे हम एक कंघा रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक कंघा है और इसके सामने हमने यहाँ, मैं आपको इसलिए इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ के भी बताती हूँ कि इसके सामने हमने एक वो ग्लास स्लैब भी रखा है। और इसमें जो है कि ये जो कंघा है, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसके बीच के एक दांत को छोड़कर सभी खुले स्थान को बंद कर दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो कंघा है, तो ये इसका जो उसमें होते हैं उनको हम दांत कहते हैं। तो बस एक हमें खुला रखना है, बाकी सबको बंद कर देना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस एक बीम को, लाइट रे को हमें पास करना है कि हाँ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसका सिर्फ एक पार्ट उसका खुला छोड़ेंगे। और इसमें अगर कंघा नहीं है तो आप कुछ एक पट्टी भी ले सकते हैं जिसमें बीच में से एक गैप इसलिए कह रहे हैं कि प्रकाश का पुंज उसके थ्रू पास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब ये जो आपका जो हमने कंघा लिया है, वो आपको जो आपने शीट बिछाई है ना उसके लंबवत रखना है। तो यहाँ ये देखिए, ये जो है हमें उसको ऐसे, ये नहीं है कि हम उसको ऐसे लेटा दें, हम उसको लंबवत मीन्स कंघा ऐसे सीधा खड़ा हो कि उसके दांत नीचे टच कर रहे हों और कंघा, आप पोजीशन देखकर समझ गए होंगे। इस प्रकार हम एक जो है कंघे को उस शीट पर रखते हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक हम कोई भी एक लाइट सोर्स ले सकते हैं। तो कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेस्ट होता है अगर हम टॉर्च रखें, क्योंकि एक हमारी लाइट बीम बड़ी हमें एक यूनिफॉर्म रूप में मिलती है। तो हम एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर उसके पर एक, यहाँ से देखिए इधर टॉर्च है और उससे हम एक रोशनी डालते हैं। तो टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च की इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ को सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। अब आप क्या देखते हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आपके लिए, ये इसलिए कि आप पूरा अब एक्सपेरिमेंट समझ पाए। यहाँ पे जब आपने ये देखिए, जो हम पहले कर रहे थे तब हमने ये जो ग्लास की पट्टी थी वो नहीं रखी थी, हमने सिंपल ये कंघा लिया था और टॉर्च से प्रकाश डाला और हमने देखा कि प्रकाश का पुंज सीधे जा रहा है। तो आपको जब ये ग्लास स्लैब नहीं होगा तो आपको ये पूरा एक प्रकाश पुंज ऐसे जाता दिखाई देगा। लेकिन जब आप एक ग्लास स्लैब रख देंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये जो प्रकाश पुंज है ये आपको वापस आता भी दिखाई देगा। आपको उसमें क्योंकि ग्लास है तो आप उसको जाता हुआ भी देखेंगे, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो अब क्योंकि हम परावर्तन का नियम समझ रहे हैं, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो हम टॉर्च से डाल रहे हैं वो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, वो दूसरी दिशा में परावर्तित होती है। तो दूसरी दिशा में परावर्तित का अर्थ है कि जब हम प्रकाश की किरण यहाँ से टॉर्च जो हमने से हम लाइट डाल रहे हैं वो पास हो रही है, तो जब तक उसके सामने कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं आया तब तक वो सीधी दिशा में जा रही है। लेकिन जब ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, एक ग्लास आ गया,
तो क्या हो रहा है, वो जो किरण है वो सीधी ना जाके इससे टकरा के वापस आ जाती। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा के और फिर वो वापस आ रही है, इसको हम कहते हैं परावर्तन। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर दें। तो यहाँ जो ये जो किरण जा रही है ये आपतित किरण है, और ये जो वापस आ रही है ये हो गई परावर्तित किरण। मैं आपको नोट्स में इसकी परिभाषाएं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, लेकिन आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिए। अब क्या है कि ये जो हमने जो ये एक्सपेरिमेंट करा है, इसको अगर हम एक अपनी लाइन खींच के उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम ये मिरर जो हमने रखा था, ग्लास स्लैब रखा था, उसको हम इस टाइप से दिखाते हैं। जब हम ऐसे ये जो ऐसे लाइनें दिखाते हैं तिरछी, इसका मतलब है ये सरफेस पॉलिश है, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये एक चमकदार है, और ये देखिए ये हमने दिखाया आपतित किरण, और ये दिखाया परावर्तित किरण, ठीक है। तो हम इस प्रकार लाइन खींच के भी इसको दर्शा सकते हैं। दूसरा जो एक और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब जो यहाँ पे देखिए, इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो किरण जहां टकरा रही है और उसी पॉइंट से वो वापस आ रही है, और ये उन दो के बीच हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्या है, एक लाइन खींच सकते हैं। और ये जो लाइन बीच की आती है इसे हम कहते हैं अभिलंब, या हम इसको कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में। तो हमारा हम आपको दोनों टर्म्स बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखिए। आपतित जो होता है किरण वो इंसिडेंट रे कहलाती है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है, और यहाँ ये जो बीच में हम अभिलंब खींच रहे हैं ये इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहते हैं। और अब दूसरी जो हम चीज समझने जा रहे हैं वो है आपतन कोण। तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण, और इसको एंगल आई से या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। और जो हमारी परावर्तित किरण है और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और फिर जब हम इनको नापेंगे तब हम ये देखेंगे कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है ये दोनों बराबर रहते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा एक आपकी जो इनकी वैल्यू मिलेगी वो हमेशा आपको सेम मिलेगी। अगर यहाँ आपको एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल आर की भी वैल्यू आपको 30 डिग्री मिलेगी। आप कितने एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आपको यही एक मिलेगा। तो इससे हम जो एक निकालते हैं, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन के कोण के बराबर होता है, और ये एक परावर्तन के नियम के अंदर आता है। परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो हमेशा बराबर रहते हैं। फिर हम लोग एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आप इस बार किसी सख्त कागज की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग के बीच में से काटिए, परावर्तित किरण को देखिए। तो यहाँ पे वो आपको सेम वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क करवा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं? और कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर आपका कोई एक बेस आपको है तो आपको परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। तो मेन इस आपके एक्सपेरिमेंट में वो यही बताना चाह रहे हैं कि जब आपका एक
बेस जब आपको एक अपना नॉर्मल बनाते हैं तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपको बहुत क्लियर दिखाई देती है। और इससे हमें एक दूसरा नियम मिलता है, वो होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे बताया है कि अगर हम यहाँ पे तल में कुछ डिफरेंस लेकर आते हैं, हम अगर ये पेपर मोड़ देते हैं तो हमें जो है एक आपतित किरण और हमें नॉर्मल ये एक देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ बताया है कि जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं और उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। इसलिए कारण क्या होता है, परावर्तित किरण हम नहीं देख पाते हैं। तो तो इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें प्रॉपर एक सरफेस मिला हुआ है तो हम तीनों चीजें देख पा रहे हैं। और अगर हम एक उसका जो तल में डिफरेंस लेकर आ रहे हैं तो क्योंकि आपतित किरण है और उसका नॉर्मल वो एक उसमें रहेगा, लेकिन जो हमारा ये जो परावर्तित किरण है वो उसका तल में डिफरेंस आ जाता है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो इससे हमें यह क्लियर होता है कि ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक और नियम है। और दूसरी जो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो पहले आपने पढ़ी है समतल दर्पण की, उसमें भी हम अपनी क्या है, हम अपना एक इमेज देख पाते हैं। और जरा याद करिए, क्या प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा? जब आप किसी समतल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब सीधा बनता है, तभी हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है? हाँ, हम ऐसा नहीं है कि अगर हम दर्पण की बात कर रहे हैं, आपने कहीं मेले में या किसी एग्जीबिशन में या किसी म्यूजियम में देखा होगा, अलग अलग प्रकार के मिरर होते हैं जहाँ पे हम कहीं मोटे कहीं छोटे कहीं लंबे दिखाई देते हैं, वो दूसरे टाइप के मिरर होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल दर्पण की, समतल दर्पण की, जो हम रोज जिन पे हम चेहरा देखकर अपने बाल ठीक करते हैं, हम अब तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हाँ, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर ही होता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है? ये हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये भी था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों समान होते हैं। अगर आपको याद है तो हमने चेस बोर्ड रखा था और तब बीच में हमने समतल दर्पण रखा था और काउंट करा था, जितने ब्लॉक्स हमें आगे दिखाई दे रहे हैं इमेज में उतने ही ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। भूल गए हैं तो एक बार 7th की बुक खोल के देख लीजिएगा। दूसरा एक और आपसे पूछा जा रहा है, क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ये हमने देखा था कि जो हमारा जो एक समतल दर्पण पे है तो हम प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक और क्रियाकलाप आपसे कहा जा रहा है कि समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा गया है। ये देखिए, ये समतल दर्पण है और यहाँ पर ये आपका एक वो सोर्स है। तो ये जो O है ये एक प्रकाश स्रोत O रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित हो रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस प्रकाश स्रोत से ये समतल दर्पण है, इस पर ये दो किरणें आपतित हो रही हैं। क्लियर? तो आगे क्या इसमें बता रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो जब हम अगर हम इन नियमों को अगर हम फॉलो करें तो जरूर हम इनकी जो है वो परावर्तन की हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि जब ये जो OA आ रहा है तो वो AB के रूप में परावर्तित होगा और जो OC किरण आ रही है वो CD के रूप में परावर्तित होगी। क्योंकि हम और ये अगर आपको अपनी बुक में बनाना हो और ये रूल के अकॉर्डिंग है
तो जब ये OA इस पर एक आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल खींचे तो हम ये जितना एंगल है उतने एंगल मेजर करके हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित रे बना सकते हैं। और ये जो समतल दर्पण पे इमेज कैसे बन रही है उसको आपको समझाया जा रहा है कि इस प्रकार ये परावर्तित हो रही है, लेकिन अगर हम उसको पीछे की तरफ मिलाएं तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो हम डॉटेड रे दिखा रहे हैं इसका अर्थ है ये सच्ची में नहीं मिल रही हैं, ये एक इमेजनरी हम मान रहे हैं वो मिल रही हैं। तो इस कारण क्या देखते हैं, समतल दर्पण में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर पर ही इमेज बनती है। और ये जो है ये एक वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, इसलिए हम पर्दे पर इसको नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे आई पे ये हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअली मिल नहीं रही है। तो ये देखिए आई पर ये हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओ का समतल दर्पण में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल या जैसे हिंदी में आभासी उसे बोलते हैं। तो और फिर हमने जो समतल दर्पण में पाश परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, पाश परिवर्तन आपको याद है, राइट साइड लेफ्ट लगती है, लेफ्ट साइड राइट लगती है। वेरी गुड। तो बच्चों आज जो पढ़ा है इसके नोट्स भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया था, आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स रूप में भी नोट कर सकते हैं। आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपको दो परिभाषाएं अलग रूप में भी पूछी जा सकती है कि आपतन कोण क्या होता है, तब भी आप ये परिभाषा दे सकते हैं, और आपतित किरण। और इस प्रकार आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। परावर्तित किरण, पृष्ठ से परावर्तन के बाद वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण, और इसको हम एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के नियम की बात करें तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, आप ऐसे लिखकर बता सकते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु तथा पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। ये दो आपके पॉइंट्स आ गए परावर्तन के नियम के अंतर्गत। पाश परिवर्तन की बात करते हैं तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना की पाश परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको पाश परिवर्तन का लिखकर भी बता दिया जो मैंने ओरल बताया। तो आज आप लोगों ने परावर्तन के नियम समझे। दो नियम है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और ये तीनों रेज जो हैं वो एक ही हमारे सरफेस पर रहती हैं। और आपने कई इसमें परिभाषाएं हैं, बहुत सिंपल है, घबराइए नहीं, बस जो हमने आपको बार बार पिक्चर दिखा रहे हैं वो आप ड्रॉ कर लीजिए, दिमाग में उनके नाम याद रखें, कौन सी आपतित है कौन सी परावर्तित है, आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मिलते हैं फिर से, बाय।